Okay, hello everyone. This is revision session 2, and in this session, we are going to revise law of tort. ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन हम लोग फटाफट लॉ ऑफ टॉट का करते हैं. क्या लिखा हुआ है लॉ ऑफ टॉट में? टॉट का मतलब होता क्या है? टॉट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन टर्म. ये सब बातें आपको याद रखनी है. जिसका मतलब होता है टॉटरम, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट. बोलेगा नहीं कोई, ठीक है. इट इज इक्विवेलेंट टू अ इंग्लिश टर्म रॉन्ग. कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. अगर किसी को मेरे साथ सुर में सुर मिलाना है तो बता दो, अच्छे से सुर मिलाएंगे. इस तरह बाद में मेरे बोलने के बाद में अगर हमने बोल दिया कि यहां लिखा है रॉन्ग, तो फिर बाद में रॉन्ग पीछे से बोलने का मतलब नहीं बनता है. ठीक है, सुर में सुर मिलाना बनाओ, बैकग्राउंड स्कोरर मत बनाओ. ठीक है, चलो फिर आता है क्या? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. हाँ, कोई बोला नहीं? हाँ सर, डेफिनेशन इको करो. ठीक है, पहले आता है आपका डेफिनेशन. 4 डेफिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट है. पहली डेफिनेशन है लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 2M में, जो आपको याद रखनी है. बहुत सिंपल सी है. जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होता है और सिविल रॉन्ग है, उसी को टॉर्ट कहते हैं एज पर द डेफिनेशन गिवन अंडर द लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 2M. इसके बाद फिर आता है 3 डेफिनेशन जो याद करना जरूरी है. एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आते रहे हैं. एक डेफिनेशन है सेलमेंट की, एक है विनफील्ड की और एक है फिशर्स की. कैसे कैसे याद करना है? जैसे ही सेलमेंट आया, ब्रिटेन के थे, कॉमन लॉ सिस्टम चलता है, कॉमन लॉ जस्टिस की बात आ गई. विनफील्ड की बात आती है, विनफील्ड बात करते थे ड्यूटी की. और जैसे ही बात आती है फिशर की, ये बात करते थे राइट एंड रिम की. ठीक है, इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो ये डेफिनेशन याद करना आसान है. इसके बाद हम चलते हैं आगे, डेफिनेशन से बढ़ते हैं. ठीक है, 3 बातें यहां पे कही गई थी. पहली बात क्या थी? पहली बात ये थी tort is nothing but a civil wrong. Tort is nothing but a civil wrong. This civil wrong is anything other than the breach of contract या breach of trust, and it is redressable by the action of unliquidated damage. ठीक है, यहां पे 2 बातें और आपको याद रखना है कि tort is a civil wrong and every civil wrong is not a tort. ठीक है, ये याद रखिएगा. Every tort is a civil wrong, but every civil wrong is not a tort. ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस लाइन से भी. ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं और थोड़ा सा आगे. टॉर्ट और क्राइम के बीच में डिफरेंस जानते हैं. क्राइम इज मोर सीरियस, टॉर्ट इज लेस सीरियस. क्राइम के सेंस में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इट्स अ पब्लिक रॉन्ग, जबकि टॉर्ट इज अ प्राइवेट रॉन्ग. इट्स अ राइट इन रिम व्हिच इज अगेंस्ट द वर्ल्ड, बट इट्स अ प्राइवेट राइट. ठीक है, वी हैव अ राइट, अ इंडिविजुअल हैज अ राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड. जबकि राइट एंड पर्सोनम ये आता है कॉन्ट्रैक्ट से कंपैरिजन के टाइम में, जहां पे आपको प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में राइट मिलता है. इसके अलावा कंपनसेशन की बात होती है तो कंपनसेशन के कॉन्टेक्स्ट में टॉर्ट में कंपनसेशन मिलता है मॉनेटरी या फिर किसी तरह का डैमेजेस, जबकि क्राइम में पनिशमेंट मिलता है कंपनसेशन के फॉर्म में. पैसे के टर्म में किसी क्राइम को तोला नहीं जा सकता है. इसके बाद आते हैं हम लोग एसेंशियल ऑफ टॉर्ट पे. एसेंशियल ऑफ टॉर्ट में क्या है? देयर मस्ट बी सम एक्ट एंड ओमिशन, देयर मस्ट बी अ लीगल डैमेज. एक्ट एंड ओमिशन का मतलब या तो कुछ किया हो या कुछ करने से भूल गया हो. 2 एग्जांपल्स याद रखने हैं. कुछ किया हो मतलब किसी ने ट्राईपास किया, किसी ने न्यूसेंस क्रिएट किया, किसी ने बैटरी की, किसी ने असॉल्ट किया. ये क्या है? एनी एक्ट. आपकी ड्यूटी थी कि भैया एक पार्क में एक इंसान को ड्यूटी दी गई कि आप यहां देखिए कोई जहरीले पौधे या जहरीले प्लांट्स ना आए, पॉइजनस प्लांट्स ना आए. फिर भी प्लांट्स आ गए, उसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, उसको हटाने का काम नहीं किया. अगेन दिस ओमिशन विल आल्सो अमाउंट टू टॉर्ट. ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं? लीगल डैमेजेस. 2 तरह की बातें हम लोग पढ़ते हैं. पहला है इंजुरिया सेन डेनोनम और दूसरा है डेनोनम से इंजुरिया. इंजुरिया सेन डेनोनम का मतलब क्या होता है? देयर इज अ लीगल डैमेज बट देयर माइट नॉट बी अ एक्चुअल डैमेज. जब भी लीगल डैमेज होगा टॉर्ट एप्लीकेबल होगा. 2 केसेस इसमें याद रखने हैं. पहला है एसबी वर्सेस वाइट, दूसरा है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. दोनों ही केसेस सिमिलर फैक्ट पे, जहां पे एक इंसान को वोट देने से रोक दिया जाता है, उसकी पार्टी फिर भी जीत जाती है, मगर यहां पे कहा जाता है कि भाई उसको कोई एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ उसको वोट देने से रोकने से, मगर उसको यहां पे लीगल डैमेज हुआ है और वो कंपनसेशन उसको मिलेगा. इसके बाद आता है डेनोनम्स एंड इंजुरिया. डेनोनम्स एंड इंजुरिया में क्या कहा गया है? डेनोनम्स एंड इंजुरिया में कहा गया है कि भाई देयर इज अ एक्चुअल डैमेज बट देयर इज नो लीगल डैमेज. जब कोई लीगल डैमेज नहीं है, सिर्फ एक्चुअल डैमेजेस हैं. मेरी बात ध्यान समझ. जैसे कि यहाँ पे ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का केस है. इस केस में क्या कहा गया? एक स्कूल के सामने दूसरा स्कूल खोल दिया गया, जिससे पहले वाले स्कूल जो पुराना स्कूल था उसकी इनकम कम हो गई. उस केस में एक्चुअल डैमेज तो हुआ, बट क्या कोई लीगल डैमेज है? नहीं. द अदर पर्सन इज ऑल्सो इन इट्स लॉफुल डायमेंशंस. तो वहां पे क्या होगा? डेनोनम्स एंड इंजुरिया, वहां पे किसी भी तरह का टॉर्ट अट्रैक्ट नहीं होगा.
केसेस इंपॉर्टेंट हैं, ग्लॉसर ग्रामर स्कूल, एसबी वर्सेस वाइट या फिर भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्लीज इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा उषा बहन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर, जिसमें जय संतोषी मां पिक्चर की कहानी है, जहां पे गॉडेस लक्ष्मी को जेलस फील कराते हुए दिखाया गया है, जिसपे काफी ज्यादा बुरा मान गए थे भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर, जहां क्या कहा गया था, देयर माइट बी अ सेंटिमेंटल डैमेजेस बट दिस इज नॉट अ लीगल डैमेज। अगर आपको पिक्चर सही नहीं लगती है आप उसे ना देखिए। इसके अलावा एक्शन वर्सेस बंडल का भी एक केस है, ठीक है, प्लीज इसे भी देख लीजिएगा, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम गोज विथ चेसमोर वर्सेस रिचर्ड। डायरेक्टली हम चलते हैं मेंटल एलिमेंट ऑफ दी टॉर्चस लायबिलिटी पे। मेंटल एलिमेंट ऑफ टॉर्चस लायबिलिटी इज वेरी सिंपल। क्या है, ध्यान समझिए, मेंस रिया होना चाहिए। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड। अगर आप क्राइम कर रहे हो, ठीक है, या कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है, वहां पे मेंस रिया इज एन एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है। बट इन केस ऑफ अ टॉट ये क्वेश्चन हमेशा बहुत बड़ा डिबेट का होता है, वेदर मेंटल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड और नॉट। इसीलिए पूरे टॉट को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है टॉट विथ फॉल्ट, दूसरा है टॉट विदाउट फॉल्ट, ठीक है, लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट। जब हम लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट की बात करते हैं, यहां पे क्या आता है, यहां पे तीन चीजें आती हैं। पहला आता है आपका राइलैंड वर्सेस फ्लेचर। क्या इसमें डिसाइड हुआ था, इसमें डिसाइड हुआ था, सुर से सुर मिलाने वालों कहां चुप हो गए, क्या डिसाइड हुआ था इसमें? अरे डिसाइड क्या हुआ था, फैक्ट मत बताओ, पानी कहां चला गया था, ठीक है, बादशाह नहीं हो आप लोग, पानी पानी हो गया था, ठीक है। यहां अभी भी आप कहानी बता रहे हैं, यहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई हुई थी, और उसके बाद आता है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी अप्लाई हुई थी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है, देयर इज सम काइंड ऑफ अ डेंजरस थिंग व्हिच एस्केप्स फ्रॉम अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। अगर ये तीनों चीजें हो रही हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एप्लीकेबल हो जाती है। राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस का फैक्ट क्या था, एक आदमी अपने यहां रिजर्वायर बनाया, पानी वहां से चला गया दूसरे के कोल माइन में, जिससे उसका पूरा बिजनेस खराब हो गया। इस केस में क्या कहा गया था कि भाई आप भले ही जानबूझ के ये गलती ना की हो, आपका इंटेंशन ना हो सामने वाले को परेशान करने का, बट डेंजरस थिंग जो स्केप की और आपने अपने जमीन का नॉन नेचुरल यूज किया था, तो आप क्या हो गए, आप लाइबल हो गए हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर में। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ध्यान से समझो, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। पहला एक्सेप्शन क्या है, प्लेंटिफ ने अपनी ही गलती से खुद को नुकसान पहुंचाया, तो क्या इसके लिए डिफेंडेंट लायबल होगा? नहीं। इसी तरीके से एक्ट ऑफ गॉड हुआ, दोनों की गलती नहीं थी, एक्ट ऑफ गॉड मतलब कोई नेचुरल रीजंस, उस केस में भी लायबल नहीं होगा डिफेंडेंट। फिर कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ से पूछा गया था कि भाई देखो तुमको ये नुकसान हो सकता है, क्या काम करा ले, उसने कहा हाँ करा लो। अब अगर प्लेंटिफ को नुकसान होता है, डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। सिमिलरली एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, एंड लास्ट है स्टैच्यूटरी अथॉरिटी। अगर आपको कोई लॉफुल स्टैच्यूटरी अथॉरिटी अंडर दी एनी एनैक्टमेंट मिली हुई है, तो वहां पे भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। स्टैच्यूटरी अथॉरिटी का एग्जांपल बहुत लोग को नहीं समझ में आता है, हम समझा देते हैं। जैसे कि एक बिजली डिपार्टमेंट है जिसको कहा गया है कि आप तार पहुंचाएंगे हर घर के पास, वो आपके घर के सामने से तार ले गया, वो तार आप छत पे खेल रहे थे, आप काम कर रहे थे और आपका हाथ उस तार से टच हुआ, आपको करंट लगा। नाउ क्या वो बिजली अथॉरिटी वाले लायबल होंगे? द आंसर इज नो। अगर उन्होंने अपनी ड्यूटी कायदे से की है, तो जो उनको लॉफुल ड्यूटी दी गई थी, अगर उन्होंने वो कायदे से की है, तो वो लायबल नहीं होंगे। हाँ, उन्होंने कोई अपने पार्ट पे नेग्लिजेंस किया है, तब तो कहानी अलग है, मगर वो अपने पार्ट पे इनोसेंट है, उन्होंने अपना काम कायदे से किया है, ठीक है, अंडर दी लॉफुल अथॉरिटी, तो वहां पे वो लायबल नहीं होते हैं। इसके बाद पोजीशन इन इंडिया, इंडिया में क्या है, इंडिया में वी डू फॉलो दी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, बट इंडिया में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाले जो एक्सेप्शंस थे वो भी एप्लीकेबल नहीं होंगे, आप जो चाहो वो कहो फिर भी आप लायबल होंगे। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसको डिसाइड किया गया था, बहुत सिंपल सा केस था। एक दिल्ली में एक फैक्ट्री से गैस लीक कर गई, 30,000 कोट तक उसकी हवा पहुंची, गैस पहुंची, एक एडवोकेट की डेथ हो गई। एमसी मेहता ने उसकी फैमिली को कंपनसेशन दिलवाने के लिए कंपनी पे केस किया। कंपनी ने कहा भाई हमारी गलती नहीं थी, एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी था, जो कि एक्सेप्शन है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। कोर्ट ने कहा था ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं चलेगा, आप लायबल होंगे। क्या कंडीशन रखी गई थी? 2। अगर आप क्या कर रहे हो, हजार्डियस या इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी कर रहे हो प्राइवेट प्रॉफिट के लिए, ठीक है, समझो मेरी बात को,
आपने हजार्डियस या इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी की है प्राइवेट प्रॉफिट के लिए, और ये सारा काम किया गया है, ठीक है, बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, तो वहां पे क्या होगा, यू विल बी लाइबल एब्सोल्युटली, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा। क्लियर है? इसके अलावा पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है 1991 का, जिसमें क्या कहा गया है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस फॉर दी पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ टू अ पर्सन अफेक्टेड बाय एन एक्सीडेंट। हर कंपनी हर इंडस्ट्री को करवाना पड़ता है ताकि कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो, पहले अफेक्टेड पर्सन को रेमेडी मिले, बाद में डिसाइड होगा गलती किसकी थी, कौन पे करेगा। ठीक है, ये इंश्योरेंस इसलिए कराया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं किस पे, जनरल रूल विकारियस लायबिलिटी पे। एक जनरल रूल क्या कहता है, जिसने गलत किया सजा उसको मिलनी चाहिए। फिर आता है विकारियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जहां पे गलती कोई और करेगा और सजा कोई और भरेगा। क्या इसमें कहा गया है, एक की गलती उसको लाइबल डायरेक्टली नहीं करेगी या इंडिविजुअली उसको लाइबल नहीं करेगी, बट दूसरे को भी लाइबल कर देगी। कब कब ये होता है, टोटल 4 केसेस हैं इसके। पहला है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, जहां एम्प्लॉय की गलती एम्प्लॉयर को लाइबल कर सकती है। सिमिलरली मास्टर सर्वेंट, जहां सर्वेंट की गलती मास्टर को लाइबल कर सकती है। प्रिंसिपल एजेंट, एजेंट की गलती प्रिंसिपल को लाइबल कर सकती है। और पार्टनर इनसे, पार्टनर एक दूसरे को आपस में लाइबल करते हैं। म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट उसी को कहते हैं। यहां एक बात आप समझिएगा, हमने हर बार क्या कहा है, लायबिलिटी हो सकती है, लायबिलिटी होगी ही, ये हमने नहीं कहा है। हमने क्या कहा है, हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, लायबिलिटी हो सकती है, इसका मतलब यह है कि भाई एक बंदा दूसरे के गलती के लिए लायबल हो सकता है जब वो काम किया गया हो अंडर द अथॉरिटी और अंडर द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, या इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, एक आदमी अपने घर पे क्या काम कर रहा है, अपने पर्सनल स्पेस में, अपने पर्सनल टाइम में, उसके लिए उसका मास्टर, उसका एम्प्लॉयर या उसका प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा। एक एजेंट, सर्वेंट या एम्प्लॉय तभी लाइबल होंगे जब वो काम इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या अंडर द कोर्स ऑफ अथॉरिटी या फिर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया गया होगा। तो क्लियर है? इसमें कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है, इसमें प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है क्यू फेसिट पर एलम फेसिट पर से, इसका मतलब है द एक्ट ऑफ द एजेंट विल बी द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसे कैसे किया गया हो, इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज एन एजेंट, तभी प्रिंसिपल लाइबल होगा फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट। बहुत सिंपल सा है, एजेंट का काम ही क्या है, प्रिंसिपल को थर्ड पार्टी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन में लेकर आने का। तो प्रिंसिपल कब लाइबल होगा, जब उसके कोर्स ऑफ अथॉरिटी, उस कोर्स ऑफ ड्यूटी में गुडवाम किया गया होगा। इसके बाद एक केस लॉ भी है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा केस लॉ है, इसमें हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार बैच में। लियोड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कॉर्पोरेशन का क्या था, मिसेस लियोड अपनी प्रॉपर्टी के सिलसिले में मिलने गई एक लॉ फर्म में ग्रीस स्मिथ से। ठीक है, उन्होंने अपने क्लर्क को आगे ही बैठाया था एज अ एजेंट। क्लर्क ने कहा भाई क्या प्रॉब्लम है, तो मिसेस लियोड ने क्या कहा कि भाई देखिए मेरे घर पे मेरी कुछ प्रॉपर्टीज रखी हुई हैं, बट वो एक तरीके से काम में नहीं आ रही हैं, वो किसी भी तरह का बेनिफिट हमें नहीं दे रही हैं। इसने कहा क्यों नहीं अपने प्रॉपर्टी को आप रेंट पे उठाते हैं, बैठ के आप फिर रेंट का पैसा कमाइए, आपको इनकम भी होगी, प्रॉपर्टी का सही यूज भी होगा। इसने कहा ठीक है, और उस एजेंट ने क्या किया, धीरे से कागज सेल डीड का बनवा लिया अपने नाम पे और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफर की, फिर किसी और को बेच के निकल गया। क्या यहाँ पे उसके इस काम के लिए उसकी लॉ फर्म जिम्मेदार होगी? आंसर है यस, प्रिंसिपल्स विल बी लायबल बिकॉज ही हैज एक्टेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको अथॉरिटी दी गई थी। ठीक है, तो प्रिंसिपल वाज लायबल फॉर द फ्रॉड। इसके बाद फिर क्या आता है, पार्टनर्स। पार्टनर्स तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विल बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ ईच अदर। फिर आता है मास्टर सर्वेंट। मास्टर सर्वेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो काम हो वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। यहां पे प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है रिस्पोंडेंट सुपीरियर। इसका मतलब क्या है, लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। क्यूब फेसिट वाले से मिलता जुलता ये मैक्सिम है। ठीक है, इसके अलावा दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, पहला आप सर्वेंट होने चाहिए, दूसरा कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। सर्वेंट कौन होता है, देखो ध्यान समझो, एनी पर्सन हु एक्ट अंडर द अथॉरिटी एंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मास्टर विल बी ट्रीटेड एज सर्वेंट। मेरी बात ध्यान समझना, आपके घर में हो सकता है कोई पर्सन एज अ हाउस हेल्पर काम कर रहा हो, उसे आप कहेंगे भाई चाय मीठी बनाओ, वो मीठी बनाएगा। आपने उससे कहा भाई आपने खाना को तीखा बनाना है, तीखा बनाएगा। आपने कहा भाई सामान को ऐसा साफ करना है, जैसे आप डायरेक्शन दोगे वैसे वो करेगा।
एट द सेम टाइम आपके घर पे एक फंक्शन होता है और आप एक अलग से कुक अपॉइंट करते हो फॉर द पर्पस ऑफ दैट फंक्शन। वो अपने हिसाब से काम करेगा, आप सिर्फ उसको ये बताओगे क्या बनाना है क्या करना है। शादी ब्याह घर पे होता है ना आप लोग के, तो उसमें क्या जो खाना बनाने वाला है उसको ये बताते हो नमक थोड़ा सा और डालो, चीनी थोड़ा सा ये करो, वो अपने हिसाब से बनाता है। यस यू कैन गिव अ रिव्यू, बट उसको आप पूरा डायरेक्शन नहीं देते तो कैसे बनाना है। बनाने के बाद आप एक दे सकते हो अच्छा बना बुरा बना, वो तो बीइंग अ कंज्यूमर आपका राइट है, बट वाइल मेकिंग द फूड उसको जाके बताते तो नहीं हो, बट अपने घर में जो हेल्पर होगा उससे आप लोग बताते होगे। ठीक है, ये अंतर होता है सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में। सर्वेंट क्या होना चाहिए, वर्क अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द मास्टर, नॉट लाइबल फॉर द टॉर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एक्ट के लिए कभी भी लाइबल नहीं होता है कौन, मास्टर। ठीक है, मतलब जिस काम के लिए उसको अपॉइंट किया गया है, एग्रीमेंट हुआ होगा उतने ही काम के दायरे में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने सर्वेंट रखा है सब्जी लाने के लिए, वो गया मार्केट किसी से मारपीट करके आ गया अपनी आपसे दुश्मनी के लिए, तो क्या उसके लिए लाइबल होगा मास्टर? पर अगर आपने बॉडीगार्ड रखा है और कोई आपको परेशान करने आ रहा है और आपके बॉडीगार्ड ने उसको धक्का दिया, चोट लग गई, क्या उसके लिए मास्टर लाइबल होगा? क्लियर है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कब कब एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए लाइबल हो जाता है हमारा मास्टर? पहला चीज क्या, कि जब अथोराइज कर दिया गया हो इलीगल एक्ट को, मास्टर ने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द मास्टर। पहली बात, वो अपने मन से काम कर रहा है। आप अपना रिव्यू दोगे फिनिश प्रोडक्ट पे, उसके एक्ट के लिए आप लाइबल नॉर्मली नहीं होते हो, पर कब लाइबल हो जाओगे, जब उसके गलत काम को भी आपने क्या दे दिया हो, अथॉरिटी। जैसे कि अगर आपने एक ओला में जो गाड़ी चला रहा है उसके चलाने के तरीके पे उसमें बैठने वाला पर्सन जिसने उसको हायर किया है वो लाइबल नहीं होता है, बट जो बैठा है उसने ही कह दिया भाई और तेज चलाओ, तेज चला रहा है और तेज चलाओ, स्पीड लिमिट लिखी है 40, वो कह रहा है 90 पे चलाओ। अब क्या कुछ गलत हो जाए या गलत हो रहा है, क्या उसके लिए वो पर्सन लाइबल, मास्टर लाइबल हो जाएगा? हो जाएगा। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एक्ट के अगर गलत एक्ट को भी आपने क्या दे दिया है, अथॉरिटी दे दी है, तब लाइबल हो जाओगे। जी सर, आपने जो एग्जांपल दिया है, अगर इंडिपेंडेंट को मैंने सपोज सर सारे में खाना बनाने के लिए रखा और सर उसके खाना बनाने से किसी को आग लग गई और किसी को, उसके लिए आप लाइबल नहीं होगे, बिल्कुल नहीं होगा। बट हाँ, उससे आपने कहा किसी को आग लग सकती है, आपने कहा थोड़ा सा और लगा दो, तब हो जाओगे। क्लियर है ना? फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में भी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एक्ट के लिए मास्टर लायबल होता है। इनफैक्ट रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में भी ये फैक्ट हमने देखा था कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्ट के लिए मास्टर लायबल हो गया था। इसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, नेग्लिजेंट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अगर कोलेटरल नेग्लिजेंस है, मतलब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने भी नेग्लिजेंट था और मास्टर भी नेग्लिजेंट था, तो दोनों की कोलेटरल नेग्लिजेंस के लिए लायबिलिटी बन जाएगी। जैसे कि एक खिड़की लगाई गई, खिड़की में दो पेच ही नहीं लगे थे, दोनों ने खिड़की देखी, दोनों को लगा ठीक तो है, नेग्लिजेंट थे, प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए खिड़की ठीक है कि नहीं है। वो खिड़की नीचे से एक आदमी जा रहा था, पेडेस्टर जा रहा था, उसके ऊपर गिर गई, तो उसके लिए क्या सिर्फ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लायबल है? नहीं, मास्टर भी लायबल है, क्योंकि उसने भी चेक किया था, वो भी नेग्लिजेंट था इस चीज के लिए। क्लियर है? इसके बाद हम चलते हैं किस पे, लायबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ द सर्वेंट, हमने कंप्लीट कर लिया है। विकैरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। विकैरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट की बहुत सिंपल सी कहानी है। इंग्लैंड और इंडिया दो जगह की बात होगी। इंग्लैंड में क्या कहानी है, 1947 के पहले स्टेट लायबल नहीं होता था गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की गलती के लिए। 1947 के बाद क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट बनाया गया, जिसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट वर्कर्स के लिए, उनके एक्ट के लिए कौन लायबल होने लगा, स्टेट। इंडिया में दो डिस्टिंक्शन है, सॉर्वेंट वर्क और नॉन सॉर्वेंट वर्क। सॉर्वेंट वर्क के लिए जैसे कि मिलिट्री या कोई एक्सरसाइजेस हो रही हैं, गवर्नमेंट लायबल नहीं होती है। नॉन सॉर्वेंट वर्क जो कि कमर्शियल प्रॉफिट के लिए हो रहा होता है, गवर्नमेंट लायबल हो जाती है। बस इतनी बात आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए काफी होगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ आर्टिकल 300 भी याद रखना है आप लोग को, जहां बताया गया है कोई भी केस गवर्नमेंट के नाम पे किया जा सकता है। क्लियर है? इसके बाद हम चलते हैं कहां पे, हम चलते हैं लायबिलिटी, टॉर्ट लायबिलिटी विथ फॉल्ट। सबसे पहला क्या आता है, बैटरी। बैटरी मतलब आपने एक्चुअल फोर्स यूज किया है किसी के ऊपर। फिर क्या आता है, असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और बैटरी, आपने एक्चुअली में टच नहीं किया है, देयर इज अ रीजनेबल अप्रीहेंशन कि आप मार सकते हैं।
दैट इज असॉल्ट. असॉल्ट कुड बी वर्बल ऑल्सो, याद रखिएगा. इसके बाद फिर क्या आता है, बॉडली हार्म, जहां पे आपके किसी विलफुल एक्ट या फिर आपकी किसी बैटरी से किसी को एक्चुअल डैमेज हुई हो. इसके बाद फॉल्स इंप्रीजमेंट, मतलब क्या, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन आपने क्या किया है, किसी की लिबर्टी को टोटली रिस्ट्रेन कर लिया है. अब ये एक ओपन ग्राउंड में भी एप्लीकेबल हो सकता है. ओपन ग्राउंड में किसी ने आपको किसी भी मेथड से यूज करते हुए, बैटरी असॉल्ट कुछ भी यूज करते हुए, ठीक है, आपको अपनी जगह से मूव करने से मना कर दिया है, एकदम ओपन जगह है, मगर आप अपने मन से जा नहीं सकते हो, इवन दैट विल बी अमाउंट टू फॉल्स इंप्रीजमेंट. इसके अलावा और क्या आता है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, आपने किसी पे झूठे बेसिस पे, बेसलेस क्लेम पे, मालाफाइड इंटेंशन के साथ उसको सिर्फ परेशान करने के लिए उसके ऊपर केस कर दिया. क्या है यहां पे, ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये भी गलत है. मगर इसमें कंडीशन क्या है, जो पहला केस हुआ था, जो झूठ के बेसिस पे जो फॉल्स एलिगेशन लगा था, इट शुड बी टर्मिनेटेड इन द फेवर ऑफ डिफेंडेंट. उस केस में डिफेंडेंट के फेवर में अगर टर्मिनेट हो गया था, तो यहां पे अब वो उस केस का डिफेंडेंट, इस केस में टॉर्ट के केस में प्लेंटिफ बन के अगले आदमी पे जिसने पहला केस झूठा केस किया था उसके ऊपर केस कर सकता है. इसके बाद फिर क्या आता है, इसके बाद आता है नर्वस शॉक. नर्वस शॉक क्या होता है, नर्वस शॉक इज समथिंग विच इज मोर मेंटल एलिमेंट थिंग, कि आपको मेंटली कोई शॉक लगाओ जिससे आपको एक्चुअली कोई डैमेज हुआ हो. ठीक है, जैसे कि कोई बात सुन ली, देख ली, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आप सदमे में चले गए, इवन दैट विल अमाउंट टू अ टॉर्ट. इसके अलावा डिफमेशन, डिफमेशन दो तरह का होता है. इट इज अटैक ऑन रेपुटेशन, दो तरह का है, एक है सिलेंडर, एक है लाइबल. सिलेंडर मतलब टेम्पोररी, लाइबल मतलब परमानेंट. इंडिया में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, इंडिया में क्रिमिनल और सिविल होता है. क्रिमिनल डील होता है 499 में, सिविल डील होता है अंडर डिफरेंट लॉज, इसमें से टॉर्ट भी एक है. ठीक है, प्लीज ये सब बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. इसके बाद रेमेडीज पे आते हैं. रेमेडीज कौन कौन सी हैं, जुडिशियल रेमेडी, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी. जुडिशियल रेमेडी क्या है, डैमेजेस, इंजंक्शन, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी. सिर्फ 3 डैमेजेस मांग सकते हो, स्टे ऑर्डर ले सकते हो, या फिर जो आपका एक्चुअल नुकसान हुआ है उस प्रॉपर्टी को रेस्टिट्यूट करा के वापस ले सकते हो. मगर हर बार आपके पास मुसीबत में आने के बाद जरूरी नहीं है कि टाइम हो कि आप जाके कोर्ट जाके केस कर पाओ. कई बार आपको इमीडिएट एक्शन देन एंड देयर लेना पड़ता है, प्राइवेट डिफेंस के तरह. इसमें क्या बताया गया है, कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी भी बताई गई है. पहली एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी कौन सी है, सेल्फ डिफेंस, फिर प्रिवेंशन ऑफ ट्राइपास, फिर री एंट्री ऑन द लैंड. इन सब में कुछ बातें कॉमन है, जैसे कि जितनी जरूरत हो सिर्फ उतना फोर्स यूज करो, पीसफुल मैनर में होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि सामने वाले को हार्म करने के इंटेंशन से नहीं, खुद को बचाने के इंटेंशन से होना चाहिए. ठीक है, इसी तरह के जो आगे आने वाले पॉइंट्स बचे हैं उसमें भी यही होता है. रिकैप्शन ऑफ गुड, या फिर एक सेकंड रुक जाओ, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस और डिस्ट्रेस्ड डैमेज फिसेड. इन सब में यही रेमेडी बताई गई है कि आप, जैसे कि न्यूसेंस में है, न्यूसेंस अगर आपको कोई चीज से हो रही है, किसी घर में पेड़ लगा है जो आपके घर में आ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बाय गिविंग अ प्रॉपर नोटिस एंड इन अ रीजनेबल मैनर आप उस पेड़ को हटा सकते हैं. सिमिलरली कोई ऐसा एनिमल है जो आपके खेत में आ गया, नुकसान पहुंचा दिया, अब अपने नुकसान की भरपाई के लिए उस एनिमल को आप अपने पोजीशन में रख सकते हैं. जब तक तुम पैसा दोगे नहीं मेरे घर में हुए नुकसान का, तब तक तुमको हम तुम्हारा एनिमल ले नहीं जाने देंगे. सिमिलरली कोई गुड्स है जो आपके यहां है, उसको अपने पास रख सकते हो जब तक पैसा ना मिल जाए. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें आपकी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है. यहां पे हमारा टॉर्ट का रिवीजन कंप्लीट होता है. टॉर्ट इतना ही छोटा सा एक चैप्टर है, आप लोग परेशान टॉर्ट के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, बट बिलीव मी इसमें थोड़ी सी डिटेल ऐड कर दो, आपका ये कंप्लीट रिवीजन हो गया है चैप्टर का. ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हो. सर